सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम अशोक है। 1967 इनका डेट ऑफ बर्थ, भिंड मध्य प्रदेश से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बताता हूँ कि जब कन्या लग्न की कुंडली हो आपकी, विभिन्न लग्न पे अलग अलग जो है वो कुंडलियाँ बनी हैं और सबके अलग अलग प्लेलिस्ट भी बने हैं। आपका जो लग्न हो, मैंने जोड़े नहीं है, अभी बहुत सारे कार्यक्रम जोड़े नहीं है, उसमें ऐड करना थोड़ा समय नहीं मिल रहा है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। पर देखता हूँ जल्दी ही सारे जो है वो विश्लेषण जोड़ दूंगा उसमें। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात ये एक मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात दिखी है वो एकादशवें भाव के चंद्रमा। ये बहुत अच्छे हैं। जातक को धन जो भी मिला है वो इन्हीं चंद्रमा के कारण मिला है और इसी चंद्रमा की अभिदशा इनकी कुंडली में चल रही है। इस वजह से मैं कहूँगा कि ध्यान से, गंभीरता से इस दशा को कैसे निकालना है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब आपकी कुंडली में सबसे कमज़ोर दशा कौन सी रही होगी? आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं सूर्य। ध्यान से बैठिए, एकदम आदर्श सहित आपको बिठा रहा हूँ, एकदम जमात लगी है और बिल्कुल एकदम पंखत में से बीच में से उठने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ देखिए, इधर उधर बातचीत मत करिए, बहुत आप लोग वक्त देते हैं इधर उधर। तो मैं ये बोल रहा था कि सूर्य यहाँ 12वें भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं और ये चूंकि अगर राहु केतु के संपर्क में आएंगे तो मारक भी हो जाएंगे। इसके कारण जन्म कुंडली में यहाँ पे राहु और ये जो मंगल है ये आपकी कुंडली में कष्ट के कारण बन रहे हैं। जैसे सूर्य राहु केतु के संपर्क में, 12वां भाव राहु केतु के संपर्क में, या 12वें भाव के अधिपति जब राहु केतु के संपर्क में आ जाते हैं तो तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो ये यहाँ पे दिक्कत हुई धन कमाने में, कुटुंबजनों के साथ धन निकालने में, मतलब जो है उसको मैनेज करने में, खर्च एक को पाटने में बड़ी दिक्कत होती है। और सभी जो संबंधी होते हैं वो आपके पास तभी तक आपसे चिपके रहते हैं जब तक आपके पास है। अन्यथा आपकी वाणी बड़ी अच्छी है, बुद्धिमान है आप, यशस्विता है, तर्क बहुत बढ़िया करते हैं, चेहरा बड़ा सुंदर रहा, भविष्य में व्यक्ति जो है वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेता है। वह आरंभ में ही व्यक्ति जो है वो सारी चीज़ें करता है और बहुत जल्दी जल्दी धन कमा करके लखपति, 5 लाख तक रुपया तो वो 30 से 32 साल में कमा लेता है, उससे पहले भी कमा लेता है कई बार। तो यहाँ समस्या क्या है कि आपकी कुंडली में शनि ने मंगल को देखा, मंगल ने शनि को। ये सूत्र तो पक्की बात है, मंगल और शनि का जो संबंध बना है ना, ये आपकी कुंडली में इस भाव को खराब कर रहा है। चतुर्थ भाव के मंगल, और वो भी अस्तमेश होकर के, इस कुंडली के लिए मेहनत खूब करवाएंगे तब जाकर के सुख देंगे। और राहु की दृष्टि से और भी ज़्यादा परेशान। इस भाव पे गुरु की दृष्टि है जो सप्तमेश होकर के 12वें बैठे हैं, तो व्यापार जो है वो व्यक्ति का टालम टोल में चलता है और कई बार उसको धन इकट्ठा करने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये इसका फलादेश होगा। गुरु शुक्र के साथ अनुभव है पर वो कई बार काम नहीं आता। और सबसे कमज़ोर दशा सूर्य की भी गई है। आप पीछे सूर्य की दशा को झेल के आए हैं। चंद्रमा की दशा पे फोकस बढ़ाइए, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये दशा अच्छी जा सकती है। मैं आपको आपकी कुंडली के कुछ मूलभूत सिद्धांतों पे लेके आता हूँ। जैसे आपकी कुंडली में लग्न 18 डिग्री 49 कला का हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में बना है। अब इसको समझते हैं। लग्न कन्या राशि का, लग्नेश धन भाव में पर 12वें भाव के अधिपति के साथ, ये ठीक नहीं रहा। ये दोनों बैठे ठीक हैं पर राशि और भाव दोनों गड़बड़ है। जैसे दशम भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ धन दे रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति जो है वो कई बार देर से प्रोग्रेस करता है। आरंभ में बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें प्राप्त तो कर लेता है पर बाद में चल करके उसके जीवन का जो आधा हिस्सा होता है वो बीतने के बाद उसके जीवन की जो है वो ढलान शुरू होती है और फिर वो कई बार उलझा रहता है। जैसे कोर्ट केस कचहरी का मामला, यहाँ पे इस भाव के अधिपति नीचा विलासी। हालांकि पंचम भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में बैठ जाते, जैसे कन्या लग्न की कुंडली के लिए पंचम में शनि होते हैं, तो 6वें भाव के भी अधिपति हो जाते हैं, तो ये घसीटी दे देते हैं। घसीट घसीट करके व्यक्ति को जो है वो जीवन में कई बार अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को वो बड़ा लंबा खींच देता है और किसी भी स्थिति में परिणाम तक पहुंचने में दिक्कत करता है। तो शनि मंगल का सबसे पहले तो संबंध खराब, ये इस कुंडली को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी चंद्रमा देखना बाकी है, वो बताऊंगा आपको। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ी तो भाग्य, और इस भाव पे के अधिपति 12वें भाग्य भंग योग लगा दिए राहु से दृष्ट होकर के, और राहु भी अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। कुंडली को समझने की आवश्यकता होती है। आमतौर पे आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली जब देखते हैं तो उसके अंदर के छुपे रहस्यों को जब तक आप समझेंगे नहीं कि कैसे कुंडली का जो है वो प्लांटेशन कैसा है,
वो भवन जो बनी है, ये जो कुंडली का भवन है, ये इसका बेस कैसा बना है, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे आप कुंडली के अर्थ को नहीं समझ सकते। और वस्तुतः हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है कि हम किसी भी ज्योतिषी को वक्त दें या फिर किसी ज्योतिषी से उतना वक्त लें, क्योंकि वो भी बेचैन है पैसा कमाने के लिए, कुंडली खत्म करने के लिए। और यहाँ आप तो बेचैन हैं कि मेरी जल्दी समस्या कैसे, जैसे मेरे पास कुछ लोग, जैसे कई बार लोग फ़ोन करते हैं, पंडित जी कितनी देर में कुंडली देख लोगे। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ऐसा मेरे पास नशा है जो मैं दे दूंगा और तुरंत उनका नशा उतर जाएगा या चढ़ जाएगा, पता नहीं क्या होता है। तो आप जब तक वक्त नहीं देंगे, तो कहने का अर्थ है कि समस्या मूलतः है कहाँ और उसका निदान क्या है। तो अष्टम भाव के अधिपति मंगल की राशि बनती है, अष्टम भाव में बनती है मंगल, वो जाकर के आपके सुखों को भंग कर रहे हैं और ये कुहू योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति को कई बार जब वो अपने बल पे, समझिए कि क्यों आपने जो जमीन खरीदी थी वो आपको अभी तक नहीं मिला, क्यों? क्योंकि सबसे पहले पुरस्कार भाव कमजोर, जो आपके मेहनत करने के बाद जो परिणाम मिलता है उस भाव के अधिपति पापक ग्रह मंगल से दृष्ट हैं और साथ ही साथ उसके ठीक आगे राहु जैसा पापक ग्रह शत्रु की राशि में बैठा है और वहाँ बैठ करके वो भाग्य भाव के अधिपति शुक्र जो कि भाग्य भंग योग लगा रहे हैं, भाग्य के कारक को भी नष्ट कर रहा है। समझने की बात है। तो यानी कि मुश्किल कहाँ हो रही है, सूर्य जो आपकी कुंडली में व्ययेश हैं 12वें भाव के अधिपति होकर के मारक का भी काम करेंगे क्योंकि राहु केतु के संपर्क में है, और लग्नेश को भी वो आपके व्यक्तित्व को भी, हालांकि समाज में व्यक्ति प्रतिष्ठित बहुत अच्छा होता है, प्रतिष्ठित है, इसमें कभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समस्या कि एकमात्र ग्रह की कुंडली में दशा जो है, अब गुरु और चंद्रमा 12 में चले गए, द्वितीयादश में चले गए, तो ये कमजोरी हो जाए। शनि ने चंद्रमा से अपना संबंध त्रिकोण का रख लिया है, इस वजह से गड़बड़ी हो जाती है। अब लग्न कुंडली के चतुर्थ स्थान में मंगल बैठ गए और पंचम भाव के अधिपति जहां बैठे हैं वो नीचाभिलाषी हैं और इसके ठीक आगे राहु जैसा पापक ग्रह, तो ये गड़बड़ी। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो व्यक्ति इतना ज़्यादा सोचता है कि मत पूछो, मतलब ये तो दिमाग ही खराब कर दे। मैं तो इस वक्त ऐसे व्यक्ति से अगर किसी की बात हो तो आपको सवाल पूछ कर के पगला देंगे। इनके दिमाग में जितनी समस्या होती नहीं है वो कई बार उससे ज़्यादा वो ले लेते हैं और कई बार इतना ज़्यादा व्यक्ति उलझा हुआ रहता है कि वो कभी भी सर्वांतर्यामी भगवान को समझ ही नहीं पाता और उसकी सत्ता पे भरोसा करता ही नहीं, और कई बार अपनी ही सत्ता पे भरोसा करके वो अपने आप को ही परमपिता मान बैठता है। नहीं, आप नहीं करने वाले हैं और आपसे होगा भी नहीं। मैं इतनी बात कहता हूँ, आप एक ग्रंथ है पंचदशी, पढ़ो उसको, मज़ा आ जाए। हाँ, बड़ी अच्छी पुस्तक है, इससे जीवन का रहस्य पता चलता है। वस्तुतः जो है वो हम लोगों के पास समस्या ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं और इस वजह से जन्म कुंडली में परेशानी होती है, तो उसको पूरा 80 वर्ष का जीवन बीत गया, एक रामायण उठा करके नहीं पढ़ा, एक भागवत नहीं पढ़ा, 100 वर्ष की आयु जीना चाहते हैं पर उस दौरान एक भी अपने धर्म का ग्रंथ नहीं पढ़ा, और जब परेशानी आती है तो ज्योतिषियों को दे देते हैं। समझिए, इस चीज़ को समझना होगा। कन्या लग्न के लोग, कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बड़े अच्छे होते हैं और इस कुंडली के लिए वो 12 में बैठ गए, तो यहाँ से भाग्य भंग योग लगा, यहाँ धन भंग योग लग जाता है। और गुरु और शुक्र आपके अनुभव के कारक, जो अनुभव वास्तव में व्यक्ति के एक्सपेरिमेंट जो जीवन में वो करता है, उसके बाद जो उसको गेन होती हैं चीज़ें, वो कहाँ चली जाती हैं, वो सब नल एंड वॉइड 12वें भाव में। 12वें का अधिपति आपके अनुभवों को कमज़ोर करता है और अष्टम भाव पे देख करके आपकी कुंडली में ये एक सबसे ज़्यादा धन भंग योग लगा है। मतलब ये कितने ही तरह का आपकी कुंडली में ये जो, मतलब ये जो समस्या मैं बता रहा हूँ, वस्तुतः सूर्य की दशा भी कमज़ोर क्यों गई होगी, अगर गई होगी तो, हालांकि एक्सपीरियंस के आधार पर और ये कुंडली के आधार पर, फलादेश के आधार पर व्यक्ति का जो पतन होना या व्यक्ति का जो ढलान है वो सूर्य की दशा में ही शुरू हुई है, जिसको पहचाना गया है चंद्रमा की दशा में। वस्तुतः आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हुई हैं वो सूर्य की दशा के अंतिम या सूर्य की दशा के मध्य के चरण से हुई हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में जो सूर्य की स्थिति है 12वें में बैठ करके धन को भंग करते हैं और अष्टम में बैठ करके आपके मिली हुई चीज़ों को जो प्राप्त करके जब आप निकलने वाले थे और जैसे ही वो सोने की वो जो खादान है आपके ही पक्ष में आने वाली थी, अंतिम समय पर डाकुओं का जो है वो पड़ जाता है। और ये कितने प्रकार के धन योग जो बनने वाले हैं कुंडली में, उन सबको भंग कर देते हैं। ये सूर्य की दृष्टि बड़ी खतरनाक हो गई है और ये 12वें में बैठ करके, 12वें के अधिपति होकर के द्वितीय में बैठ करके राहु केतु के संपर्क में आकर के आपकी कुंडली में जितने भी प्रकार के दुष्परिणाम हैं, ये सूर्य और राहु के कारण। मतलब हमें पूछना किसको है, सूर्य को, क्योंकि वस्तुतः मैंने कई बार ये बात बताई है कि सूर्य ही लक्ष्मी के कारक होते हैं।
गुरु लक्ष्मी के और धन के कारक नहीं होते। गुरु धन के सही मार्ग पे व्यय के कारक होते हैं। कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु 12 में हो, अब गुरु 12 में है, गुरु 12 में है पर मित्र की राशि में है, पर किसके साथ बैठे? भाग्येश के साथ। तो भाग्य का कारक भाग्य के अधिपति के साथ बैठा, यानी कि इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास धर्म है, पर निश्चित रूप से उसने कर्म को ही धर्म समझ बैठा है। इस कारण से कई बार आपके जीवन में जो कर्म को धर्म जब जब आप समझेंगे, तब तब धर्म आपका राह रोकेगा। तो समस्या यहां है कि वस्तुतः आपकी कुंडली में 12वां भाव सुदृढ़ है, उसको ठीक करना है और अपने अनुभवों का लाभ उठाना है और अपने अनुभवों का संग्रहकर्ता बनिए। दूसरों की गलती से सीखिए, और जो गलती आप अनुभव और अवसर चूकने वाले प्रवृत्ति से त्रस्त हैं। और दरअसल आपके लोग जो आपके पास वाले हैं वो बार बार ये कहते होंगे, कलह का कारण भी यहाँ मंगल बैठ रहा है, दिमागी शांति भंग होती है, घर में जो है वो कुल देवता की पूजा होनी चाहिए, कुल देवता को दीपक जलाइए, कहीं भी यात्रा पर जाने से पहले जो है वो अवश्य ही कुल देवता का स्मरण करिए। सूर्य को पीला पुष्प बड़ा पसंद है, तो रविवार को कम से कम उन्हें पीला पुष्प अर्पित करिए। पीले पुष्प की माला ऐसे सामने से दिखा करके भगवान को तांबे की प्लेट में अर्पित करके दिखा दीजिए, हे भगवान ये स्वीकार करो, आप तो साक्षात देव हो, नारायण हो, भगवत भक्त। ऐसा अपने आप को बना करके ये काम करना होगा। क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा कमज़ोर नहीं है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं। ऐसी अवस्था चंद्रमा के लिए कमज़ोर नहीं कही जाएगी। आप धीर हैं, गंभीर हैं, बौद्धिक स्तर पे आपकी बुद्धिमत्ता बड़ी अच्छी है, पर आपका आत्मबल कमज़ोर हुआ बैठा है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो कई बार अपने धन का सही तरीके से समायोजन नहीं कर पाता है। सुनियोजित ढंग से अगर कम धन को भी खर्च करा जाए तो निश्चित व्यक्ति धनवान बन सकता है, लेकिन असहिष्णुता के साथ जो धन कमाया जाए और असहिष्णुता के आधार पे ही उसको आधार बना करके खर्च करा जाए तो व्यक्ति को कंगाल होने में भी 20 वर्ष से पहले हो जाए। तो ये समझने की बात है। तो आपकी कुंडली में अश्विन माह हेमंत ऋतु में जन्मे हैं, पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, नक्षत्र खराब नहीं है, और पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ। पुष्य नक्षत्र के कौन से चरण में है आप, ये मैं देख लेता हूँ। आपकी कुंडली पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में है, तो पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में स्थिति कमजोर नहीं है। और लग्न जो आपका बना है वो बना है हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण का, तो लग्न हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण का। अब इस पे मैं अटक गया था। तो लग्न जो है वो हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण का बना, जिसके अधिपति उस चरण के जो होते हैं वो हो जाते हैं बुध। अब आपकी कुंडली में बुध की दशा कमजोर नहीं है, आपकी कुंडली में शुक्र की दशा में भाग्योदय होगा, क्योंकि वो 2 अच्छे भावों के अधिपति हैं। पर इस कुंडली में दशा किसकी खराब जाएगी? इस कुंडली में खराब जाएगी सूर्य की दशा, इस कुंडली में खराब जाएगी मंगल की दशा, इस कुंडली में खराब जाएगी शनि की अंतिम वाली पिछड़ी हुई दशा। और आपकी राशि क्या है? आपकी राशि है चंद्रमा बैठे कर्क में, और कर्क राशि के ऊपर से देखते हैं तो शनि का प्रभाव अभी जा रहा है, शनि मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके मानसिक असंतुलन के कारण भी बनेंगे, और ये सस्थेस भी तो होते हैं। और आपकी कुंडली में नीचाभिलाषी भी तो हैं। दाम्पत्य इस वजह से ठीक है, पत्नी और ये स्वयं भी व्यक्ति जो होता है बड़ा आयु वाला होता है, दीर्घजीवी होता है, क्योंकि शनि लग्न को देख रहे हैं। और उसका दूसरा कारण ये है कि 6वें भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति, ये दोनों ने एक दूसरे को देखा है अपनी अपनी दृष्टि से, और यही कहीं ना कहीं दारिद्र्य दोष पैदा कर रहा है। तो जो चीज़ आपको मिली थी, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो चीज़ मिली वो क्यों मिली, इस चंद्रमा ने दिया था। और दूसरा, वो आपके पास अनुभव जो आपने इकट्ठा करा था वो गुरु और शुक्र ने दिया था। घर में कलह और जो सब कुछ मिलने के बाद सब कुछ भंग हो जाना, वो क्यों हुआ था? ये मंगल ने छीना था। और घर में कलह और दवाइयाँ जो आती हैं वो ये मंगल ही कराते हैं। घर में जो है वो कलह है, दवाइयाँ हैं, आपस में संबंध कमज़ोर है, कुटुंबजनों से मतभेद है, और कई तरह के जो है वो वातावरण जो है वो कमज़ोर बन रहे हैं, वो ये सब शनि मंगल करा रहे हैं भगवान जी। और दूसरा, ऋण भाव का अधिपति ही आपकी कुंडली के व्यक्तित्व के साथ जुड़ करके आपको रोग भी दे रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से खिंचाव से संबंधित, आदि 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 आदि, कितने दांत से संबंधित कितनी तरह की समस्याएं देता है। और पेट तो पहले ही बिगड़ा है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति जो बनते हैं मंगल, वो भी राहु से दृष्ट हैं, और भाग्य भाव के अधिपति और पेट में गैस्ट्रिक, अपच, एसिडिटी जो देते हैं वो गुरु, वो सब आपकी कुंडली में 12 में। ये जो है वो जीवन का ऐसे रहा। तो चरण के अधिपति बन गए बुध, और बुध बन गए इस कुंडली के लग्नेश। तो लग्न बना हस्त नक्षत्र का, जिसका अधिपति कौन है? चंद्रमा। तो हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा स्वग्रही। कन्या लग्न की कुंडली में अगर 11वें भाव में चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठेंगे तो व्यक्ति को बहुत धनवान बनाते हैं।
ये सूत्र याद रखने वाली है। दूसरा, अगर इसी चंद्रमा पे ये शनि देव अगर यहाँ नहीं बैठे होते, यहाँ बैठ जाते और यहीं बैठ करके वापस चंद्रमा को देख लेते तो ये विषदोष नहीं बनता, ये वस्तु तो सबसे महान राजयोग बन जाता। फिर आपको अचानक ही नहीं बहुत सारे धन की प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं। पर सारी समस्याएं कहाँ से हुई? ये राहु का सूर्य का देखना, गुरु शुक्र का थोड़ा 12वें जाना, भाग्य भंग का योग लगना, अष्टम और छठवें भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव और एक दूसरे में देख करके ये सारी जो खिचड़ी बची है ये सब कराते हैं। कुंडली की कमजोरी आपके सामने मैंने बता दी, मजबूती भी बता दी, और ऐसा क्यों हुआ था ये भी बता दिया। मंगल और शनि के कारण, मंगल चतुर्थ के कारण अपने कुल देवता की पूजा करिए। अगर उनका आपने दाह कर्म अच्छे से नहीं किया है तो पितरों की तृप्ति के लिए पितृ यज्ञ करिए। कम से कम उनके निमित्त अमावस्या के दिन, प्रत्येक महीने के अमावस्या को अवश्य ही दान और ब्राह्मणों को दीपक दान वगैरह या जो भी करना है उनके धर्मार्थ उनके निहित कर लिया करें। धर्म का काम बहुत बड़ा होता है और उसका क्षेत्र भी विशाल है। गुरु मंगल का शिक्षकीय योग, पत्नी के सहयोग से लाभ प्राप्त हो। यहाँ सूर्य हैं, उनके साथ कटुतापूर्ण संबंध रहेंगे। हालांकि यहाँ के अधिपति इतना सारा घरमट मचाए हैं कि पूछो मत, समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। हाँ, शनि चंद्रमा शुक्र केतु सब यहीं बैठे हैं। रोग की राशि में शुक्र भी बैठ गए, रोग की राशि में शनि बैठ गए। भाग्येश यहाँ पे विलंब में जा रहे हैं और चंद्रमा तो पहले ही नीच के हैं। नीच भंग तो हुआ है पर यहाँ गुरु मंगल के साथ बैठे हैं लाभेश लग्न में, और गुरु सप्तमेश के साथ पत्नी के सहयोग से। पत्नी के नाम पे कुछ आपने ये जो ज़मीन खरीदी थी वो शायद अपने नाम पे खरीदी हो या फिर जिसके भी नाम पे खरीदी, आपकी कुंडली में आपके हाथ से जो लिया जाएगा वो गड़बड़ करेगा यहाँ, इस वजह से। हालांकि ये योग करवाता है आपके हाथ से होगा पर आपके नाम पे नहीं, इस वजह से पत्नी के नाम पे अगर हो सके तो ले लीजिए। आपकी कुंडली के लिए 4 अंक अच्छा होगा, 4 तारीख। दिशा उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। इसके आधार पर आपकी कुंडली में अगर कोई भी घर द्वार लेना हो तो उत्तर दिशा का ढूंढिए या पूर्व द्वार ढूंढिए, या फिर सबसे बढ़िया होगा कि आप आग्नेय कोण भी ढूंढ सकते हैं। ये बात है। सूर्य 9 डिग्री के कंफ्यूजन में है, चंद्रमा बहुत बढ़िया है, मंगल परेशान कर रहे हैं, मूल के बैठ के अनुभव ही दे रहे हैं वो, पर उसका कोई लाभ मिल नहीं रहा। बुध धर्म और व्यक्ति के पास तर्क दे रहे हैं और दरअसल सच्चाई और बुराई के बीच का फर्क जताते हैं, वो बताते हैं। गुरु अनुभव है और उनके पास दरअसल वो आपको धार्मिक भी बना रहे हैं। और कई बार तो व्यक्ति जब आपे पे होता है तो कुछ भी दे देता है, फिर उस पर विचार भी नहीं करता है। शुक्र जिस स्थिति में है उसके आधार पर उनके पास खर्च ज़्यादा है, वो खर्च आपसे खूब करवा रहे हैं और व्यक्ति के पास हमेशा कोई ना कोई खर्च बना रहे। शुक्र सिंह राशि के हैं ना, इस वजह से कई बार संततियों से भी मनमुटाव का माहौल ना बने, इसका ख्याल रखना चाहिए। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि है यहाँ तो इसे खराब नहीं कहूँगा। यहाँ भी पंचमेश छठे में जा रहे हैं और यहाँ के अधिपति लग्न में ऋण का योग है। आपकी कुंडली में ऋण में ही थोड़ी सी है स्थिति। हालांकि आपकी कुंडली में अभी जो चंद्रमा की दशा है, अगर इस तक आप निपट जाते हैं तो ऋण से मुक्त होने का योग आपकी कुंडली में अभी है। 7-8 साल चले, अभी लंबा है, अभी इंतज़ार करना होगा। मैं आपको कुछ उपाय भेजूंगा, आप कार्यक्रम देख करके निश्चित रूप से मुझसे संपर्क करिएगा। आपको उपाय मैं दूंगा, वो करिएगा, तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये एक चीज़ मैंने यहाँ बताई। शुक्र के बाद शनि जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास बल है, अति विशिष्ट कारक हैं। पत्नी की बात मानिए, उसकी बात स्वीकारिए और जो वो कहती हैं उस पर भरोसा रखिए। वस्तुतः वो आपको थोड़े आलसी भी बना रहे हैं, जिसके कारण आपने कई बार अपने हाथ में आई हुई चीज़ को छोड़ दिया है या कई बार अपने घर परिवार के लोगों की बात न सुन करके खुद का नुकसान उठाया है। ये चीज़ भी आपकी कुंडली में दिख रही है। अब ऐसा मत करिएगा, ये स्थिति फिर 24 में ना हो, 24 में ना हो, 25 तक, और उसके बाद चंद्रमा में गुरु आ रहे हैं, फिर व्यय ना बढ़े, इसका ध्यान रखना है। 22 के नवंबर से फिर आपकी कुंडली में कुछ अच्छे व्यापार के संकेत मिल रहे हैं। आप आभूषण से संबंधित कारोबार करते हैं, सूर्य नीच के हैं, इस वजह से वो सपोर्ट करता नहीं है। आप कुछ और भी अगर चुनना चाहें तो बिल्कुल चुन लीजिएगा। खाने पीने से संबंधित ग्रॉसरी वगैरह का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा से संबंधित है, आप अगर काम करेंगे तो एक योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा ये रहेगा। बुध विशाखा के हैं और विशाखा नक्षत्र उतना बढ़िया नहीं होता जितना कई बार पुनर्वसु होता है। इस वजह से भी कई बार जो है वो गड़बड़ी हो जाती है। पर आप अगर चाहें तो निश्चित रूप से खाने पीने से संबंधित कारोबार भी कर सकते हैं और कुछ अलग से साइड बिजनेस भी कर लीजिए, जो कम से कम चांदी का व्यवसाय आप ज़्यादा करो, चांदी में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। चांदी का जो होता है ना, जैसे कि आप दिल्ली में जो चांदनी चौक है दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहाँ पे कुचा महाजन की गली है, उसमें मैं एक बार गया हूँ। अभी पिछली बार गया था दिल्ली तो मुझे जाने का अवसर मिला। वहाँ कुछ लोग डील करते हैं चांदी में, कुछ लोग सोने में डील करते हैं। इतनी छोटी छोटी दुकानें और इतनी पतली गली, उसमें अरबों का कारोबार होता है। देख के बड़ा मन, मैं तो बड़ा दंग रह गया।
तो आप चांदी में डील ज़्यादा करिए। क्लियर है? दुकान का नाम ब अक्षर से रखिए, हटा दीजिए, विष्णु रख दीजिए, या फिर नहीं, ब ठीक है, विष्णु ठीक है। दिन बुधवार बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी काम करना हो तो आपकी कुंडली के लिए स्वाति अच्छा रहे, चित्रा अच्छा रहे, स्थिर धन वगैरह की प्राप्ति के लिए उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र अच्छे रहेंगे। पुष्य भी अच्छा है, वैसे खराब नहीं है। पुनर्वसु भी ठीक है, हस्त भी ठीक है, अश्विनी भी ठीक है, रोहिणी भी ठीक है, भरणी भी ठीक है। ये सब ठीक रहेंगे आपके लिए नक्षत्र। ये सब अनुराधा, कहीं यात्रा वगैरह करना हो तो चंद्रमा को देख लेना चाहिए। कहीं पार्टी वगैरह से पैसा मांगने जाते हो तो चंद्रमा को देख लीजिए, या तो सन्मुख हो या तो दाहिने हो, ऐसे देखना चाहिए। बाएं और पश्चिम अच्छे नहीं होते, बाएं और पीछे अच्छे नहीं होते, तो ये चीज़ें काम होती है। बस आपको अब मैं बात बताऊं तो आपकी कुंडली में षडबल में तो भले चंद्रमा कमज़ोर है, इस वजह से थोड़े कमज़ोर होंगे, लेकिन ये ग्रह आपको देगा। अब आपको मैं दशाओं में बता दूं तो, या तत्व के आधार पे बता दूं तो, जो ग्रह जैसे बैठे हैं उसके आधार पे सूर्य कुमार अवस्था में तो 50% हो गया। अब ये आधा भी बैठे हैं, नीच के भी हैं, नीच भंग में परिवर्तन हुआ है, इस वजह से 12वें भाव से परिवर्तन होने के कारण कई बार भाग्य कमज़ोर हो जाए, क्योंकि वस्तुतः वो 12वें भाव के अधिपति धन भाव में और धन भाव के अधिपति 12वें में, और 12वां भाव और धन भाव ऐसा होता है जो वस्तुतः, अब यहाँ पे जो शुक्र हैं वो यहाँ का परिणाम ना करके आपकी कुंडली में यहाँ का परिणाम करेंगे, और बैठे हैं कहाँ 12वें के, तो भाग्य भंग योग, इनका प्रभाव भाग्य का ज़्यादा रहेगा, मतलब नुकसान भाग्य का वो ज़्यादा करेंगे। धन का तो करेंगे ही, पर भाग्य का भी करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे और 12वें भाव के अधिपति जिन अन्य भावों के अधिपति होते हैं वो वहाँ का फल ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि शुक्र धन का परिणाम तो चलो कमज़ोर देगा ही, यहाँ का भी परिणाम कमज़ोर देगा, और यहीं का परिणाम वो ज़्यादा सोखेंगे। ये बात है। तो आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र, मंगल, ये तीनों में से गुरु और मंगल ठीक है, मतलब इनकी जो दशाएं रहेंगी अंतर दशा में भी ये आपके सपोर्ट के लिए अच्छी रहेगी। और सूर्य और बुध जो रहेंगे, इनकी जो दशाएं रहेंगी उसमें से सूर्य की दशा जो है वो आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएगी, और दरअसल वो आपको नीचे ले जाने वाली होगी। और दरअसल उसने आपको स्थापित तो किया था नाम के बल पे, पर उस दौरान आपने जो चीज़ करी उसका कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं किया या फ़ायदा नहीं दिखा। मंगल जो है वो आपकी कुंडली में ठीक रहे, बुध जो है वो जन्म कुंडली में थोड़े धीरे धीरे चलेंगे, गुरु जो है वो जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर मैंने बात बताई वो ठीक है, शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में थोड़े धीरे धीरे, देर से, महीनी से काम करेंगे, वो थोड़े मशक करके चल रहे हैं, और वही भाग्य भंग योग वाली बात बताया मैंने। ऐसे कुंडली आगे बढ़ रही है। चंद्रमा ठीक है, वो परिणाम देंगे, आप उस पर भरोसा रखिए और अपना काम करिए। मंगल भी ठीक है, वो भी परिणाम देंगे। आपकी कुंडली में वो षडबल में बलवान है तो मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी, खराब नहीं है। हाँ, लेकिन उस दौरान मानसिक शांति भंग होगी और घर में कुछ कलह का वातावरण बनेगा। साथ ही साथ यही जो मंगल वाली दशा होगी वो आपको कुछ अच्छा और भी परिणाम दे सकती है। वैसे कोर्ट केस कचहरी का मामला आपकी कुंडली में जो देख रहा हूँ उसके आधार पर आपको आपके पक्ष में ही निर्णय मिलेगा, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। ऋण वगैरह से आप मुक्त हो जाएंगे, पर अभी 6 साल 7 साल के बाद अभी वक्त है। ये बात मैंने इतनी बताई। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में ठीक ठाक है, मतलब उनके पास अनुभव है, वो आपको देंगे। और शनि राहु केतु में से शनि की दशा भी ठीक जाएगी, हालांकि वो आपकी कुंडली के लिए घसीटी भी करवाएंगे, और यही दरअसल आपके जीवन में शत्रु भी दे रहा है। और आलस्य जो आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, जो प्रमाद आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, जो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे या प्रैक्टिकल जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं वो यहीं से आ रहा है, जो आपके स्वभाव और जो आसपास के लोगों में आपकी मलिनता है वो यहीं से आ रही है। ये बात मैंने इतनी बताई। अब आपको मैं एक बात और बता दूँ तो दरअसल आपकी कुंडली में चंद्रमा की ही दशा है, इस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। चंद्रमा और मंगल की दशा में आप मेहनत थोड़े करेंगे, और दरअसल होरा कुंडली के आधार पे ये जो ग्रह हैं वो चंद्रमा और मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो आपसे मेहनत करवा करके आपको धन देगा। और आपकी कुंडली में कमज़ोर दशा कौन रहेगी? जब चंद्रमा में मंगल आएंगे तब, और जब चंद्रमा में शनि की अंतिम स्थिति आएगी तब। ये आपको देखना होगा आपको। दूसरा, सूर्य में जब मंगल आया था तब तो कष्ट रहा ही था, चंद्रमा में सूर्य आएंगे तब, और चंद्रमा में जब राहु केतु आएंगे तब ये कष्ट वाली स्थितियां हो सकती हैं। और ये कब होंगी? ये सब अभी 21 से 22 में तो चलो राहु खत्म हो गए, अब चंद्रमा में शनि 24 के मार्च से और 25 के 10वें महीने तक रहेंगे। ये थोड़ी सी कमज़ोरी वाली बात रहेगी। मंगल तो निकल गए, चलो ये ठीक रहा। अब आपकी कुंडली में सबसे अच्छी दशा जो है वो आएगी व्यापार और कर्म क्षेत्र को लेकर के 2025 में।
और एक बहुत अच्छी दशा व्यापार को लेकर के 24 में भी आएगी मार्च से, और एक अच्छी दशा 27 से 29 वाली जहाँ पे आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे और धन भी कमाएंगे। और एक दशा और भी जो अच्छी आएगी वो रहेगी 29 से 30 तक, जहाँ आप झाड़ फूक करके सब दे करके निपट जाएंगे। अभी आयु आपके पास है, आयु को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके सवाल थे। अब अगर रत्न कुछ पहनना होगा तो आप एक चंद्रमा का रत्न मोती पहन लीजिएगा, और चांदी में डील ज़्यादा करिए, चांदी आपके लिए बहुत ज़्यादा, उसका प्रचार करिए, इंटरनेट पे आइए, अपने काम को लोगों को दिखाइए, समाज को दिखाइए, और अपने आप को और मजबूत करने के लिए गाय की सेवा करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।